नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर स्मिता रानी भारदिया यहाँ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट कोर्स के लेक्चर नंबर 20 जिसका टाइटल है पर्यावरण प्रदूषण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने लुप्तप्राय पौधे और पशु प्रजातियों के बारे में बताया। भारत एक विशाल विविधता वाला राष्ट्र है, इसके बारे में बताया। चलिए आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। इसमें हम मेनली क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या होते हैं, प्रदूषण का वर्गीकरण क्या है, प्रदूषण का इतिहास क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण के कारणों के बारे में व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यह हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक संसाधनों से संचालित होती है तथा पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो न केवल मानव अपितु विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उद्भव, विकास और अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी के उद्भव के बहुत बाद में पर्यावरण का निर्माण हुआ। इसके निर्माण की प्रक्रिया नितांत मंद गति से अनवरत सक्रिय रही। अनेक भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का निर्माण तथा इनके मध्य उत्पन्न संबंधों से पर्यावरण धीरे धीरे मूर्त रूप धारण करता गया। समझते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। जीवधारियों एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के शब्द इन्वॉर्न से हुई है, जिसका अर्थ है आवृत्ति या घेरा। पर्यावरण बायोटिक और एबायोटिक, जिसे हम जैविक और अजैविक कहते हैं, अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि कुछ कारक नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। कुछ विद्वानों ने पर्यावरण को मिल्यू से भी संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर वातावरणों का समूह। मानव अपने जीवन की उत्पत्ति से ही पर्यावरण से संबंधित रहा है। मानव पर्यावरण का संबंध मनुष्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी रहा है। पिछली 4 शताब्दियों में मानव की गतिविधियों के कारण पृथ्वी के मूल तत्व हवा, पानी, मिट्टी एवं कई तरीके के रासायनिक संगठनों में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के भौगोलिक एवं रासायनिक विशेषताओं में तेजी से रूपांतरण हुआ है। इस रूपांतरण के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण में कोई पदार्थ की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, तब वह पर्यावरण को दूषित करने के कार्य करता है। ऐसे में उसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। नदियों का पानी दूषित हो जाता है तथा वह मानव के उपयोग के लिए असुरक्षित होता है। अधिक धुआं व धूल के कारण हमारे आसपास की वायु दूषित हो जाती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु के दूषित होने से श्वास लेने में भी परेशानी होने लगती है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। अब समझते हैं प्रदूषक क्या होते हैं। इतने देर तक हमने प्रदूषकों के बारे में सुना, अब समझते हैं प्रदूषक होते क्या हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक रासायनिक, जैविक या भौतिक कारक हो सकते हैं, जो दुर्घटनावश पर्यावरण में शामिल हो जाते हैं, जो लोगों को व अन्य जीवित प्राणियों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
हानिकारक होते हैं। समझते हैं पर्यावरण का वर्गीकरण कैसे होता है। पहला है स्थिरता के आधार पर। प्राथमिक प्रदूषक वे उसी रूप में रहते हैं जिस रूप में उन्हें पर्यावरण पे छोड़ दिया जाता है। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लास्टिक, DDT जो एक कीटनाशक है। दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषकों के बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित, जैसे पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम शॉर्ट में पैन भी कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की परस्पर क्रिया से बनता है। इसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। प्रकृति के अस्तित्व के आधार पर। पहला है मात्रात्मक प्रदूषक। ये प्रदूषक प्रकृति में पाए जाते हैं तथा ये प्रदूषक तब और अधिक गंभीर हो जाते हैं जब उनकी सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक हो जाती है। इसमें उदाहरण के लिए आता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मात्रात्मक प्रदूषक है। गुणात्मक प्रदूषक ये मानव निर्मित होते हैं और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए अगर आप कोई कवकनाशी ले रहे हैं, शाकनाशी ले रहे हैं, DDT ले रहे हैं, इत्यात्मक जो होते हैं वो गुणात्मक प्रदूषक होते हैं जिन्हें हम डालते हैं। हम जिन्हें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और ना जाने कितने तरीके के केमिकल्स जो हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं उन्हें गुणात्मक प्रदूषक कहते हैं। अगला है जैव निम्नीकरणीयता के आधार पर। पहला जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अपशिष्ट उत्पाद या प्रदूषक जो प्राकृतिक क्रियाओं से यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी द्वारा विघटित या अवक्रमित होते हैं। जैसे सीवेज का जो प्रॉब्लम है वह एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या होते हैं? वे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते या धीरे धीरे विघटित होते हैं, जैसे DDT, एल्यूमिनियम के डब्बे इत्यादि। अगला उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकार है प्राकृतिक प्रदूषक। ये प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, वनों में आग का लग जाना। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी विस्फोट में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि वायु को प्रदूषित करती है, जबकि जंगलों की आग में कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल के कण उत्सर्जित होते हैं। यह भी वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। दूसरा आता है मानव जनित प्रदूषक। ये प्रदूषक मानवीय गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने दहन से CO2 का जो उत्सर्जन होता है, औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड मानव जनित प्रदूषक है। हम जितने भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन और फ्यूल यूज़ करते हैं उससे निकलने वाले उत्सर्जन इसी कैटेगरी में आते हैं। अब समझते हैं प्रदूषण का इतिहास क्या है। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार जिन्हें आमतौर पर पर्यावरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है वो होते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। आधुनिक समाज में कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रदूषकों के बारे में भी चिंता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, प्लास्टिक द्वारा प्रदूषण। हालांकि पर्यावरणीय प्रदूषण प्राकृतिक घटना जैसे जंगल की आग, ज्वालामुखी का सक्रिय होना हो सकता है, लेकिन प्रदूषण शब्द का उपयोग आमतौर पर उन संदूषकों के लिए किया जाता है जिनका स्रोत मानव गतिविधियों से उत्पन्न होता है, यानी एक ऐसा स्रोत जो मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है। जब से लोगों के समूह पहली बार इकट्ठित हुए और एक स्थान पर लंबे समय तक रहे, तब से प्रदूषण मानव जाति के साथ रह रहा है। वास्तव में प्राचीन मानव बस्तियों को अक्सर उनके कचरे जैसे संग के ढेर और मलबे के ढेर से पहचाना जाता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति या समूह के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध था, प्रदूषण कोई गंभीर समस्या ना थी।
हालांकि जब बड़ी संख्या में लोगों द्वारा स्थायी बस्तियों की स्थापना की गई तो प्रदूषण एक समस्या बन चुका था और तब से अब तक यह एक गंभीर समस्या के रूप में बना हुआ है। प्राचीन समय के शहर अक्सर हानिकारक स्थान होते थे जो मानव कचरे और मलबे से दूषित होते थे। लगभग 1000 ईस्वी से ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग ने वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है और 17वीं शताब्दी में लोहे की मेटलर्जी के लिए कोयले को कोक के रूप में परिवर्तित करने से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। यूरोप में मध्य युग से लेकर प्रारंभिक आधुनिक युग तक अशुद्ध शहरी बस्तियों के कारण प्लेग से लेकर हैजा, टाइफाइड, बुखार जैसी इत्यादि महामारियों का प्रकोप हुआ है जिसने जनसंख्या में भारी गिरावट ला दी थी। 19वीं शताब्दी तक जल और वायु प्रदूषण और ठोस कचरे का संचय मुख्य रूप से भीड़ भाड़ वाली शहरी क्षेत्रों की समस्या थी, लेकिन औद्योगिकीकरण के तेजी से प्रसार और मानव जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्रदूषण से वायु, जल और भूमि पर्यावरण की रक्षा आवश्यकता के प्रति आम जनता में जागरूकता विकसित हो चुकी थी। विशेष रूप से 1962 में राचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के प्रकाशन ने ध्यान आकर्षित किया कि कैसे डीडीटी जैसे कीटनाशकों और अन्य स्थायी रसायनों के अनुचित उपयोग से पर्यावरण को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है और भोजन श्रृंखला में इनके संचय ने पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बाधित किया है। इसके जवाब में कई देशों में क्लीन एयर एक्ट 1970 और क्लीन वाटर एक्ट 1972 जो कि मेनली संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किए जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून पारित किए गए ताकि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित और कम किया जा सके। वैज्ञानिक समुदाय के बढ़ते विश्वास को आवाज़ देते हुए कि मानव जाति वैश्विक ताप वृद्धि, कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, वास्तविक है। 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अंतरशासकीय पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सके। 2018 में IPCC द्वारा प्रस्तावित एक विशेष रिपोर्ट में यह बताया गया कि मनुष्य और मानवीय गतिविधियों ने प्राचीन काल से अब तक वैश्विक तापमान में 0.8 से लेकर 1.2 डिग्री सेल्सियस 1.4 फ़ारेनहाइट से 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि कर दी है। अधिकांश वृद्धि मानव गतिविधियां विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से हुई है। समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण के क्या प्रभाव है। पर्यावरण प्रदूषण पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले मूल कारकों को प्रभावित करते हैं। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल तथा अन्य पारिस्थितिकी तंत्र जिस पर हम निर्भर हैं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। यद्यपि यह संपूर्ण समाज के लिए समग्र कल्याण को प्रभावित करते हैं, लेकिन निर्धन बच्चे, महिलाएं आदि जैसे कमजोर वर्गों पर इनका असमान रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण से बेसिकली जल प्रदूषण से मछली पकड़ने, कृषि जल संग्रहण, उद्योगों आदि क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण अगर यह जल प्रदूषण की गति यही रही तो भारत की GDP 2050 तक 6% नेगेटिव हो जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण के अन्य सामाजिक आर्थिक प्रभावों में घटे कृषि उपज के कारण खाद्य सुरक्षा, जल संकट के कारण जबरन अप्रवासन स्थिति शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण
मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने मानव जनित गतिविधियों को कई गुना बढ़ा दिया है, जिसमें से अधिकांश गतिविधियां किसी न किसी तरह से पर्यावरण में कुछ अवांछित कारकों को जोड़ती है। हाल के दिनों में तेजी से शहरीकरण के कारण निर्माण गतिविधियों में वृद्धि हुई है। निर्माण गतिविधियां विभिन्न तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण को फैला रहे हैं, जैसे वायु में धूल के कण, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण इत्यादि। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण परिवहन गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। यह अपने आप में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। हाल ही में औद्योगिकरण पर बढ़ते फोकस के कारण औद्योगिक अपशिष्ट और उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है और इससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कुछ कृषि गतिविधियां भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनती है। उदाहरण के लिए हमारे उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग केवल मृदा को ही नहीं बल्कि आसपास के जल निकायों को भी प्रदूषित करता है। पर्यावरण प्रदूषण के कई अन्य कारण हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों का दोहन, रसायनों का बढ़ता उपयोग। पर्यावरण के संकटों की प्रकृति क्या होती है, अब इसके बारे में समझते हैं। पर्यावरण के संकटों की प्रकृति जटिल और बहुआयामी है, जो मानव जीवन और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव डालती है। इन संकटों को मुख्य रूप से मानव जनित गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मानव जनित या पर्यावरण के संकटों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय के सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकटों में से एक है। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हो रही है, जो जीवाश्म ईंधनों के जलने, वनों की कटाई और कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है। इनमें वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, मौसम के पैटर्न में परिवर्तन होना, जो प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा देता है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय के सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकटों में एक है। इनका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, जो कि कई रासायनिक क्रियाओं और मानव जनित गतिविधियों का परिणाम है। इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। यह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसों के जलने से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाके सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है और इसे वापस पृथ्वी की सतह पर भेजती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। अगला है मीथेन। मीथेन दूसरी सबसे खतरनाक और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। यह कृषि गतिविधियों के अलावा, जैसे कि पशुपालन और धान की खेती के अलावा, लैंडफिल और प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण से उत्पन्न होती है। मीथेन की ग्रीन हाउस प्रभाव की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना अधिक होती है, हालांकि इसकी मात्रा वायुमंडल में कम होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड एक अन्य ग्रीन हाउस गैस है, जो मुख्य रूप से कृषि के इस्तेमाल होने वाले रसायनों से उत्पन्न होती है। यह गैस भी वायुमंडल में जाके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है और वैश्विक तापमान को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं। हालांकि CFCs का उपयोग कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी HFCs का उपयोग एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में होता है, जिससे ओजोन परत में होल होते जा रहा है। अगला, ओजोन। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल के निचले हिस्से, जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, में मौजूद होती है। यह गैस गाड़ियों के उत्सर्जन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। क्षोभ मंडली ओजोन गर्मी को फंसाकर जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान करती है, जबकि समतापमंडलीय ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं।
जलवाष्प भी एक प्राकृतिक तरीके का ग्रीन हाउस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब जल वायुमंडल गर्म होता है तो अधिक जलवाष्प वायुमंडल में आ जाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और अधिक बढ़ रहा है। इन रासायनिक प्रक्रियाओं और यौगिकों का संयुक्त प्रभाव पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करने और मौसम के पैटर्न में बदलाव के रूप में प्रकट होती है। यह जलवायु परिवर्तन को तेज करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को भी बढ़ाते हैं। अब समझते हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता की हानि का क्या रासायनिक पहलू है? जैव विविधता की हानि एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न रासायनिक प्रक्रियाएं और प्रदूषण है। ये रासायनिक पहलू सीधे या परोक्ष रूप से वनस्पति और जीव प्रजातियों के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी संख्या में कमी और कई प्रजातियां तो विलुप्त भी हो जाती हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। कृषि में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग मिट्टी, जल स्रोत और अन्य वन्य जीवन को प्रभावित करता है। ये रसायन जल निकायों में पहुंचकर यूट्रोफिकेशन का कारण बनती है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसके अलावा कीटनाशकों के अवशेष खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके उन्हें जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अम्ल वर्षा औद्योगिक उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वायुमंडल में जाकर अम्लीय यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद में अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। अम्लीय वर्षा पृथ्वी की गुणवत्ता को खराब कर देती है, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है और जल निकायों में मौजूद जलीय जीवों का जीवन खतरे में डालती है। वायु और जल प्रदूषण। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं और कचरे के निपटारण से वायु और जल प्रदूषित होता है। यह प्रदूषण जीवों के शारीरिक कार्यों को प्रभावित करता है, उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट करता है और जैव विविधता को कम करता है। विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी और विषैले पदार्थों की उपस्थिति से जलीय जीवों का प्रजातीय संकट में आ जाता है। इसी कड़ी में अगला आता है प्लास्टिक कचरे का अनियंत्रित निपटान पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक्स भी कहते हैं, जल निकायों में पहुंचकर जलीय जंतुओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे उनकी आंतरिक प्रक्रियाएं बाधित होती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण न केवल जलीय जीवों के लिए बल्कि भूमि पर आधारित प्रजातियों के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। इसी कड़ी में अगला आता है हैवी मेटल के बारे में। सीसा, पारा, कैडमियम, जिसे हम कहते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, लेड, ऐसी भारी धातुएं औद्योगिक गतिविधियों और खनन के माध्यम से पर्यावरण में प्रवेश करती हैं। ये धातुएं मिट्टी और जल में जमा हो जाती है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव डालती है। भारी धातुएं विभिन्न प्रजातियों में विषाक्तता, पॉइजनस का कारण भी बनती है और उनके प्रजनन और विकास को प्रभावित करती है। अगला आता है ओजोन परत का क्षरण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रासायनिक यौगिकों के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है, जिससे सूर्य तक उनकी हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगती है। इन यूवी किरणों के कारण जीवों के डीएनए को नुकसान पहुंचता है, जिससे त्वचा की कैंसर, आँखों की समस्या और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा पौधों की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन रासायनिक पहलुओं के कारण जैव विविधता की हानि हो रही है, जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, खाद्य श्रृंखला और प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर रही है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन रासायनिक प्रदूषकों को नियंत्रित करना और सतत कृषि और औद्योगिक प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। अगला समझते हैं जल प्रदूषण और जल संकट। प्रदूषणों के बारे में हम अगले व्याख्यान में देखेंगे।
पर अभी हम समझ लेते हैं कि जल प्रदूषण और जल संकट क्या होते हैं। जल प्रदूषण और जल संकट की समस्याएं जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न होती है। इनका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन और पर्यावरण पर गंभीर रूप से पड़ता है। इनके स्रोत होते हैं हैवी मेटल्स, जैसा मैंने कहा जिंक, कैडमियम, मरकरी, लेड। ये धातु उद्योगों से निकलते हैं और अपशिष्ट जल में पाए जाते हैं और जल निकायों में पहुंचकर प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये धातुएं जलीय जीवों के शारीरिक कार्यों को प्रभावित करने के साथ साथ खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं और इनके स्वास्थ्य पर, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल विकार और किडनी की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कुछ कार्बनिक रसायन जैसे बेंजीन, टोल्यूइन, पेट्रोकेमिकल जैसे इंडस्ट्रीज से निकलती हैं और कार्बनिक जो रसायन है वो जल में घुलकर उसे विषैला बना देती है। यह विषैला जल कैंसर, तंत्रिका तंत्र के विकार, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, और कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। कृषि में भी प्रयोग होने वाले जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो कि पूर्णतः रासायनिक होते हैं, वे रसायन के नाम पे जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट वगैरह होते हैं, वो भी जल निकायों में पहुंचते हैं और यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न करते हैं, जिससे मछली और अन्य जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। कीटनाशक के रूप में भी हम जैसे डीडीटी, क्लोरोपायरीफॉस ये सब यूज़ करते हैं, जिसके कारण यह भी जल जीवन को संकट में लाता है। घरेलू कचरा और सीवेज भी नाइट्रोजन और फॉस्फेट का, नाइट्रेट का यह एक प्रमुख स्रोत है जो जल में पहुंचकर उन्हें प्रभावित करता है और जल को जल जनित कई रोगों के लिए बनाता है। अगला समझते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के विभिन्न रासायनिक स्रोत के कारण उत्पन्न होता है, जो वायुमंडल में मिलकर मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ जलवायु पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसमें मेनली जो केमिकल यूज़ होते हैं वो होते हैं औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड। यह कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, उसके लिए एक मेन कंटेंट का काम करता है। उसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड यह वाहनों में और औद्योगिक गतिविधियों से निकलता है और यह भी अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, यह अधूरे दोहन से, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर पूर्ण दोहन नहीं हो पाता तो यह गैस निकलती है और यह गैस सांस लेने की समस्या उत्पन्न करती है, बेसिकली ह्यूमंस में। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, यह यौगिक वायुमंडल में मिलकर ओजोन के स्तर को बढ़ाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक होता है और इससे श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। कणिकीय पदार्थ, जिसे हम PM10 और पार्टिकुलर मैटर 2.5 भी कहते हैं, यह फसलों के अवशेष को जलाने से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कण होते हैं, जो वायुमंडल में फैल के सांसों की समस्याओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। भूमि क्षरण और मृदा का प्रदूषण, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण। कीटनाशक और हर्बिसाइड्स, जैसा हमने कहा क्लोरोपायरीफॉस और डीडीटी के कारण। कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी, जिंक के कारण। कुछ प्लास्टिक प्रदूषण जैसे प्लास्टिक बॉटल्स के कारण, माइक्रोप्लास्टिक्स के कारण, और बिस्फेनॉल ए और फाइथलेट्स, ये कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो पर्यावरण में घुल जाती हैं। ये डिफरेंट तरीके के कॉस्मेटिक्स पे यूज़ होती हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इसी श्रेणी में आता है, जो कि विभिन्न प्रकार का विषैली केमिकल्स हैं जो कि श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। वॉइस और प्रकाश प्रदूषणों का सीधा संबंध रासायनिक प्रक्रियाओं से नहीं होता है, लेकिन इनके प्रभाव रासायनिक परिवर्तन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर प्रमुख असर डालते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे वॉइस पॉल्यूशन, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं,
उसका सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का परिणाम मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और नींद की समस्या के रूप में प्रकट होता है। लंबे समय तक शोर प्रदूषण के संपर्क में रहने से कार्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और जिससे रासायनिक असंतुलन हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। लाइट का प्रदूषण या प्रकाश प्रदूषण, जिसे ल्यूमिनेसेंस प्रदूषण भी बोलते हैं, कैसे प्रभाव डालता है? प्रकाश प्रदूषण रात के समय की प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित करता है। जैसे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स उत्पन्न होता है। मेलाटोनिन का स्तर कम होने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है और दीर्घकाल में अगर आप अल्पकालीन नींद लेते हैं तो प्रमुख बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये कुछ रासायनिक पहलू प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहरे प्रभाव डालते हैं। इनसे निपटने के लिए सतत प्रथाओं और नीतियों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। चलिए समझते हैं कि आज की पूरी क्लास में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि पर्यावरण क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर और व्यापक समस्या है जो विभिन्न प्रकारों में प्रकट होते हैं, जैसे जल, वायु, भूमि और प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में। ये प्रदूषण न केवल प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए भी खतरा डालते हैं। जल प्रदूषण की अनेक समस्याएं हमने इसमें देखा, जिसमें आता है रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, औद्योगिक उत्सर्जन और घरेलू कचरों के कारण पानी जो होते वो पीने योग्य नहीं होते। जलीय जीवन भी संकट में आता है। उसी तरह वायु प्रदूषण में औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाले धुएं, फसलों के अवशेष को जलाने से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है। मृदा क्षरण और मृदा प्रदूषण अत्यधिक कृषि, वनों की कटाई और औद्योगिक कचरे से कैसे हो रही है, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को घटा रही है। और प्लास्टिक प्रदूषण और ध्वनि व प्रकाश प्रदूषण भी पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर किस तरीके से गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान सतत विकास, उचित प्रबंधन और प्रभावी नीतियों के माध्यम से ही संभव है। जागरूकता बढ़ाना, संसाधनों का सतत उपयोग करना और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाना आवश्यक है। सभी स्तरों पर संयुक्त प्रयासों से ही हम एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद आप सभी का।